हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल YP स्टडी पॉइंट में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से संबंधित टोटल 15 MCQ क्वेश्चन जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन का सबसे प्रमुख साहित्यिक स्रोत कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए वेद, बी कुरान, सी बाइबल, डी त्रिपिटक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए वेद। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन का सबसे प्रमुख साहित्यिक स्रोत वेद है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऋग्वेद मुख्यतः किससे संबंधित है? ऋग्वेद मुख्यतः किससे संबंधित है? चिकित्सा से, स्तुति एवं सूक्तियों से, कानून से या डी गणित से? तो देखिए मेरे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्तुति एवं सूक्तियों से। ऋग्वेद मुख्यतः स्तुति एवं सूक्तियों से संबंधित है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्रोत है? आपके ऑप्शंस हैं ए पुराण, बी अभिलेख, सी वेद, डी उपनिषद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अभिलेख। निम्नलिखित में से पुरातात्विक स्रोत अभिलेख है और बाकी जो 3 हैं वो साहित्यिक स्रोत हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में अधिकतर लिखे गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए देवनागरी लिपि, बी ब्राह्मी लिपि, सी शारदा लिपि, डी खरोष्टी लिपि। तो देखिए मेरे दोस्तों, अशोक के अभिलेख अधिकतर ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो देखिए मेरे दोस्तों, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम 1937 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं छठा नंबर क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर क्वेश्चन है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए एपिग्राफी, बी न्यूमिस्मेटिक्स, सी आर्कियोलॉजी, डी पैलियोग्राफी। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए न्यूमिस्मेटिक्स, बी एपिग्राफी, सी पैलियोग्राफी, डी एंथ्रोपोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एपिग्राफी। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए फयान, बी हेनसोंग, सी मेगास्थनीज, डी अल्बुर्नी। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री नहीं था? मेगास्थनीज, फयान, हेनसोंग, कालिदास। इन चारों में से जो विदेशी यात्री नहीं थे वो थे कालिदास। कालिदास विदेशी यात्री नहीं थे, बाकी सब मेगास्थनीज, फयान, हेनसोंग ये सभी विदेशी यात्री थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर या क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, पुराणों में मुख्यतः किसका वर्णन मिलता है? क्वेश्चन नंबर 10 है, पुराणों में मुख्यतः किसका वर्णन मिलता है? वैज्ञानिक सिद्धांत का, राजवंशों एवं वंशावलियों का, चिकित्सा का, गणित का। तो देखिए मेरे दोस्तों, पुराणों में मुख्यतः राजवंशों एवं वंशावलियों का वर्णन मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी राजवंशों एवं वंशावलियों का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ये 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में। तो देखिए मेरे दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास को 2 भागों में मुख्यतः बांटा गया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 भागों में।
साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, दो भागों में बांटा गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक स्रोत नहीं है। हम लोग को बताना है इन चारों में से कौन साहित्यिक स्रोत नहीं है। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्के। सिक्का जो है साहित्यिक स्रोत नहीं है, सिक्का पुरातात्विक स्रोत होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है। आपके ऑप्शंस हैं ए बाणभट्ट, बी कलहड़, सी विशाखा दत्त, डी पतंजलि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कलहड़। राजतरंगिणी के लेखक कलहड़ हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, इतिहास के पुनर्निर्माण में सबसे विश्वसनीय पुरातात्विक स्रोत कौन सा माना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए लोक कथाएं, अभिलेख, सी काव्य, डी नाटक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अभिलेख। इतिहास के पुनर्निर्माण में सबसे विश्वसनीय पुरातात्विक स्रोत अभिलेख को माना जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मुख्यतः किस स्रोत से प्राप्त हुई। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मुख्यतः किस स्रोत से प्राप्त हुई। आपके ऑप्शंस हैं ए वेद, बी पुराण, सी पुरातात्विक उत्खनन, डी विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुरातात्विक उत्खनन। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मुख्यतः पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त हुई, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी पुरातात्विक उत्खनन। तो चलिए हम लोग आज के लिए रखते हैं इतना ही।